दोस्तों 5 साल की पोर्टफोलियो का मतलब होता है सेक्टर प्लस थीम प्लस पेशेंस। अगर आज आप सिर्फ शेयर, सिल्वर, गोल्ड ये सब देखकर इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो क्या पता 5 साल बाद पोर्टफोलियो नहीं रिग्रेट मिले। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोर्टफोलियो के बारे में विद 3 सेक्टर्स एंड साथ ही साथ जानेंगे कि क्या गोल्ड और सिल्वर हमारे लिए जरूरी है या नहीं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन के पर्पस से इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि लोग काफी ज्यादा सिल्वर, गोल्ड, मेटल्स की बात करने लगे। जब हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इमोशंस नहीं, न्यूज बेस्ड नहीं, वो साइकिल बेस्ड होता है। अब साइकिल सर्टेन सेक्टर्स में रहती है और वेल्थ प्रोटेक्शन, कंपाउंडिंग और ग्रोथ ट्रिगर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम एक 5 साल या उससे अधिक टाइम फ्रेम की पोर्टफोलियो क्रिएट करने जा रहे होते हैं। सो इस लॉजिक से हम डिवाइड करते हैं एसेट्स को 3 भाग में, मेटल्स, ईटीएफ्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स। पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ सेक्टर्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम 3 ग्रोथ सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले, राइट। अब ग्रोथ सेक्टर का मतलब क्या होता है? ग्रोथ सेक्टर का मतलब होता है ऐसे सेक्टर्स जिनमें कि अगले 5-10 सालों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्कोप हो और साथ ही साथ हमारे सरकार का योगदान हो सेक्टर में। देखिए, भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स साइकिल चल रहा है एंड गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्पेंडिंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। तो जब भी हम सेक्टर्स की स्टडी करते हैं, खासतौर पे सेक्टर्स में कंपनियों की स्टडी करते हैं, तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक हिस्ट्री क्या रह रही है वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए क्या ऑर्डर बुक्स हैं उनके पास, क्योंकि मोस्टली ऑर्डर बुक से हम रेवेन्यू जनरेशन का पता करते हैं कि भाई अगले 1-2 क्वार्टर्स या 1-2 साल में, 3 साल में क्या रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स है कंपनी के पास। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं लार्सन एंड टुब्रो की। लार्सन एंड टुब्रो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये पर्टिकुलर कंपनी है, राइट। यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर करीब 45% के आसपास से ग्रोथ हो रहा है इनके ऑर्डर इनफ्लो में, यानी कि इनके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले 45% की ग्रोथ देखी जा रही है उनमें ईयर ऑन ईयर। साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब 31% के आसपास से ईयर ऑन ईयर तो ऑर्डर बुक ही ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें इनके ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक में आप देखिए एनर्जी सेगमेंट में करीब 32% का योगदान है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 6%, यहाँ पे करीब 59% है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से। टोटल यहाँ पे 6,670 बिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहा है ऑर्डर बुक एज ऑन 30 सितंबर 2025। तो मोर ओवर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको काफी ज्यादा पुश मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ऑर्डर्स दैट इट हैज गॉट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें लार्सन एंड टुब्रो में तो दिसंबर 2022 में 23% के आसपास यहाँ पे एफआईआईज थे, पब्लिक 36% के आसपास थी, यहाँ पे डीआईआईज करीब 39% के आसपास थे एंड इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग नील थी। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनमें की प्रमोटर शेयर होल्डिंग होती ही नहीं है। ऐसी कंपनियां अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिनमें की प्रमोटर शेयर होल्डिंग 0 हो सकती है। ठीक है, करंट यहाँ पे स्टेटस देखें तो सितंबर 2025 का डाटा देखिए, 19% के आसपास यहाँ पे एफआईआईज है, 43% यहाँ पे डीआईआईज है और 37% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगला सेक्टर कौन सा हो सकता है? देखिए, जहां पे डिमांड ज्यादा हो, डिमांड के साथ ही साथ आने वाले समय में ग्रोथ का स्कोप है, तो ऐसा एक सेक्टर है पावर सेक्टर, राइट। पावर सेक्टर में अभी देखें तो पीक डिमांड जो है भारत का 2032 तक का हमारे पास यहाँ पे एक तरह से पावर पीक डिमांड का डाटा है और ये करीब 458 गीगावाट के आसपास हो सकता है 2032 तक। तो हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम इस वीडियो में अगले 5 सालों के लिए पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या देखना होगा? हमें ये देखना होगा कि 2031-32 तक, यानी कि 2027 से 5 साल 2032 तक इनफैक्ट सेक्टर्स में क्या ग्रोथ का स्कोप है और
डिमांड क्या रह सकती है उन सेक्टर्स में। अब यहाँ पे देखें तो अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ पे डिमांड, राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे डिमांड पावर सेक्टर में खासतौर पे ग्रो करने की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दिख रही है। और इसके साथ ही साथ इंडिया का जो पर कैपिटल पावर कंजम्पशन है वो वन ऑफ द लोएस्ट है, तो यहाँ पर भी ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है। ठीक, सो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मेजर वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। इसकी जनरेशन कैपेसिटी करेंटली करीब 26 गीगावाट के आसपास है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे 16 गीगावाट के आसपास है। एंड अगर हम ध्यान दें तो इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं। ऑर्डर बुक्स कहाँ पे हैं? सोलर रूफटॉप के ऑर्डर बुक्स हैं, साथ ही साथ अदर बिजनेसेस यहाँ पर जिन पे भी फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मोर ओवर हम जब ट्रिवियल पावर जनरेशन की बात करते हैं तो कोल से हम पावर जनरेशन की बात करते हैं। अब धीरे धीरे कोल पे डिपेंडेंसी क्या कम हो रही है या नहीं, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो ग्रीन एंड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे टाटा पावर क्या काम कर रही है या नहीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर, सोलर रूफटॉप वन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो गया, या हाइड्रोजन एनर्जी सोर्स के लिए क्या काम कर रही है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे टाटा पावर का देखें तो सेल्स 2014 में क्या था? 35,000 करोड़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 975 करोड़ का। अब 2015 से सेल्स में क्या ट्रैजेक्टरी रही है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब रीसेंट डाटा यहाँ पे देखेंगे तो 65,000 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में सेल्स थी इनकी, और 6,300 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। 46% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स है, 10-16 करीब 26-27% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईज है, करीब 26% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो पावर सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है करेंटली? पावर सेक्टर में ना सिर्फ डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे, बल्कि रिन्यूएबल प्लस ट्रांसमिशन जो है ये एक मल्टी ईयर स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं तीसरे सेक्टर पे। तो तीसरा सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अबे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है राइट, ये शॉर्ट टर्म इमोशंस पे नहीं चलती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे नहीं चलती हैं, ये चलती हैं लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है राइट, यहाँ पे देखिए तो रेवेन्यू अगर हम Q2 FY 2025-26 का डाटा देखें तो 33% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। एबिटा मार्जिन यहाँ पे 7%। प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 75% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 81% के आसपास से ग्रो करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर देखें तो इन्वेंट्री डेज यहाँ पे करीब 23 डेज का है, डेटा डेज 44 डेज का है। यहाँ पे अगर देखिए तो ROC 49% है, ROE 34% के आसपास है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हमारे लिए ऑर्डर बुक क्या है कंपनी की, 2032 तक क्या ग्रोथ का स्कोप है, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंपनी का ROC क्या है, कंपनी की ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, डेट कितना है, उनकी इन्वेंट्री डेज क्या है। अगर इस तरह की कंपनियां हैं तो कंपनियां मान लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक सर्टेन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है B2B की सेगमेंट के तहत, तो उसका जो प्रोडक्ट है इन्वेंट्री में कितने दिन तक रहने के बाद वो दूसरी कंपनी के पास सेल होके जा रहा है, तो 23 दिन ये, और 23 दिन के साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेंट्री डेज में 9 दिन की कमी आ रही है। तो ये सब हमारे लिए एक डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, और डाटा अगर हमारे पास होता है तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्सन का देखिए सेल्स में आपको ग्रोथ दिख रही है या नहीं, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है या नहीं। तो रिसेंट डाटा के हिसाब से 38,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स था, और 1500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। प्रमोटर्स यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं करीब 28% के आसपास है, 20% यहाँ पे FIIs DIIs देखने को मिल रहा है, 28% के आसपास DIIs देखने को मिल रहा है, 21% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। ठीक, जब भी हम एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पे हम रिटर्न्स को नहीं चेज कर रहे होते हैं, वहां पे फिर हम सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हिस्टोरिकली पिछले कुछ हफ्तों में इनफैक्ट, तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे होते हैं, हम चेंज कर रहे होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को। और अपनी पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए हमारे पास
हेजिंग वाले जैसे भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम रखने की उसमें कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड इनफैक्ट हिस्टोरिकली हमारे लिए क्या रहा है, एक तरह से हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रहा, राइट। बट पिछले 1-1.5 साल में कंपेयर करने लगे लोग इसको निफ्टी 50 से और देख रहे हैं कि नहीं, निफ्टी 50 ने तो इतने रिटर्न्स दिया और हमारा जो गोल्ड है उसने तो इतना रिटर्न्स दिया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 साल 1.5 साल इसका ड्यूरेशन नहीं देखा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट 5, 10, 15 साल का ड्यूरेशन देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो स्टेबिलिटी एक तरह से प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म में, और सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से पिछले कुछ समय से देखें तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बल्कि सेमीकंडक्टर अलॉन्ग विथ अदर डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ पे सिल्वर की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो सिल्वर एक तरह से मोर ओवर इंडस्ट्रियल डिमांड पर आधारित यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक सवाल आता है कि किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाए सिल्वर एंड गोल्ड में, जस्ट इन केस अगर हमें इन्वेस्टमेंट करने का है तो सिल्वर या गोल्ड हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास या तो ETF का रूट हो सकता है या हमारे पास डायरेक्ट मेटल को प्रोक्योर करने का रूट हो सकता है। सो ETFs का काम होता है हमारी पोर्टफोलियो को डिसिप्लिन देना, एंड इसके साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, एंड मार्केट लिंक्ड कंपाउंडिंग का उनमें स्कोप होता है। मार्केट लिंक्ड कंपाउंडिंग कैसे होता है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 से डिराइव्ड एक ETF है, तो निफ्टी 50 मान लीजिए पिछले हिस्टोरिकली वो 10-15% का रिटर्न्स दिया, तो वो ETF भी उसी को रेप्लिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। इनफैक्ट ETF में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखिए, बीज अगर हम टाइप करते हैं तो बीज से आपके पास IT बीज है, बैंक बीज है, गोल्ड बीज है, यहाँ पे इंफ्रा बीज है, कंज्यूम बीज है, सिल्वर बीज है, जूनियर बीज है, लिक्विड बीज है, PSU बैंक्स बीज है। तो ये सर्टेन निपॉन AMC एक पर्टिकुलर यहाँ पे AMC है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब यहाँ पे किसी तरह का एंडोर्समेंट नहीं है सर्टेन कंपनी के बारे में, सिंस बीज नाम से कई सारे हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, जो ETFs होते हैं वो कई तरह के एसेट को रेप्लिकेट करते हैं या इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 के केस में निफ्टी बीज हो गया। तो ETFs भी एक तरह से लॉन्ग टर्म स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करिए, और ध्यान रखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारी तरफ से। हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट के बारे में एंड इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।